हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द निमसेट 2023 मैथमेटिक्स पोर्शन प्रॉब्लम्स। ओके, तो जैसे सब लोग जानते हैं निमसेट में 4 पोर्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स, लॉजिक, कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मैथमेटिक्स की होती है। टोटल पेपर होता है 1000 मार्क्स का, जिसमें से मैथमेटिक्स होता है 600 मार्क्स। ये हर पार्ट में मैं इसलिए बताता हूँ सो दैट आपको क्लियर रहे कि कितने मार्क्स का ये पोर्शन है और कितनी इंपॉर्टेंस इसकी है। तो यदि 600 में से आप 500 मार्क्स भी ले आते हैं तो कंफर्म्ड है आपका एडमिशन होना। ओके, दैट्स फॉर श्योर दैट यू विल बी एडमिटेड टू ए गुड एनआईटी। बट ऐसा तो है नहीं कि आप लॉजिक में, कंप्यूटर्स में और इंग्लिश में स्कोर नहीं करेंगे। बट इन एनी केस मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि सपोज टाई हो जाती है, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आते हैं, तो जिसके मैथमेटिक्स में ज़्यादा आते हैं उसे ज़्यादा रैंक दिया जाता है एज पर एनआईटी नॉर्म्स। एंड मोर ओवर, यदि किसी स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में 0 मार्क्स आ जाते हैं या नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं और चाहे बचे हुए तीनों सेक्शन में 100% मार्क्स आते हैं, तब भी उसे मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं करा जाता है। तो इन एनी केस दैट वे मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है, 240 मार्क्स लॉजिक के आते हैं। तो यदि ये 2 पोर्शन ही आप अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं देन यू मे बी अमंग दी टॉपर्स। बट ढंग से करिए और आप ऐसा चीजें इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए कि आपको औरों के कंपैरिजन में कम टाइम लगे, क्योंकि इन कंपटीशन आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ औरों की भी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है और उन लोगों से आपको बेटर परफॉर्म करना है, तभी आपके बेटर चांसेस होंगे सिलेक्शन के। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में करा था, पार्ट 2 में भी ज़्यादातर जगह मैं कॉमन सेंस या चॉइसेस को यूज़ करूंगा प्रॉब्लम्स को करेक्टली आंसर करने के लिए। और जैसे मैंने पहले भी समझाया था पार्ट 1 के लेक्चर में कि उससे आपको एडवांटेज होगा, टाइम सेव होगा, मिस्टेक के कम चांसेस रहेंगे, देन यू विल फील एक्साइटेड। और जितना आप एक्साइटेड फील करेंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। तो लेट अस स्टार्ट विद पार्ट 2, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस और करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इलाइन सेगमेंट। और लाइक जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि ये जो भी लेक्चर स्क्रिप्ट है, मतलब क्वेश्चंस और जो भी मैं हाथ से लिखूंगा, ये सब आप पीडीएफ फॉर्मेट में हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मोर ओवर, आप पूरा निमसेट 2023 का सॉल्व पेपर भी हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट्स यूज करता हूँ अपने, जो मेरे अपने मेथड्स हैं, लॉजिकल मेथड्स हैं। बट जो सॉल्यूशंस आपको आएगा उसमें यू विल गेट द प्रॉपर स्टैंडर्ड मेथड, जिस तरीके से नॉर्मली बुक्स वगैरह में क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं, विच आर ऑब्वियसली लेंदी। ठीक है ना, वो कि ठीक है वो अप्रोच भी आप देख लीजिए, बट कंपटीशन के लिए ये अप्रोच भी सीख लीजिए। तो यदि आप स्क्रिप्ट भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो शॉर्टकट्स भी आपको मिल जाते हैं प्रिंटेड फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंसेस का। A line segment AB of length 10 meters is passing through the foot of the perpendicular of a pillar, which is standing at right angles to the ground. Tip of the pillar subtends angles tan inverse theta and tan inverse 2 at A and B respectively. Which of the following choice represents the height of the pillar? So, it's basically from height and distances, trigonometry का portion है। आप किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं? सपोज आपने एक ट्राइंगल बना लिया, दिस इज योर ट्राइंगल, और ये आपका पिलर आ गया। ठीक है, दिस इज द पिलर। अब लाइन है ए बी, ये यदि आपने x मान लिया पोर्शन, इतना वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन आपका आ जाएगा 10 - x। इसको आप हाइट मान लीजिए, ये आप c कह लीजिए। अब हम कह रहे हैं टिप ऑफ द पिलर, मतलब द c पॉइंट a पे एंगल बनवाता है tan इनवर्स 3, तो आप इसे अल्फा मान लीजिए और इसे बीटा मान लीजिए। सो सिंपल। तो हमें गिवन है tan इनवर्स अल्फा is equal to 3 and tan inverse beta is equal to tan inverse 3 is alpha. So looking at the problem, आपने देखा tan inverse 3 is alpha and tan inverse 2 is beta. आपने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज tan अल्फा इज 3 और यहां से आपको आ गया tan बीटा इज 2। आपको निकालनी है हाइट। आप देखेंगे दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं इस पॉइंट को आपका सपोज आई कॉल दिस पॉइंट D। तो आप पे एक ट्राइंगल हो गया ADC और दूसरा ट्राइंगल आप पे हो गया BDC, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको H निकालना है और आप सबको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। सो H अपॉन x इज tan अल्फा। मैं लाइन खींच देता हूं। और इसी तरह H अपॉन 10 - x इज
10 beta. But then you already know values of 10 alpha and 10 beta. आपका 10 alpha है 3 और 10 beta है 2. So 10 alpha is 3 and 10 beta is 2. आप इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आप पे यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा h अपॉन 10 माइनस x इज इक्वल टू 2. आपको इन्हें सॉल्व करना है. इट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 3x and it implies h is equal to 20 minus 2x. और यदि मैं खाली इन दोनों को देखूं, क्योंकि दोनों का लेफ्ट सेम है, so should be there right. दोनों के राइट को इक्वेट कीजिए, और जब दोनों के राइट को इक्वेट करते हैं तो आपके पास आ जाता है 3x is equal to 20 minus 2x. यहाँ से यहाँ पे आए हैं, और यहाँ से आपका आ जाता है 5x is equal to 20 and x is equal to 4. इस x is equal to 4 को आप यहाँ पे पुट कीजिए. You put it here, you get your h to be 3 into 4, that is 12. तो h आपका 12 आ जाता है. So not a difficult problem. Height and distance इससे ordinary है. कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा. तो मैंने अपने एक लेक्चर में एक ट्रिक बताई थी कि कैसे आप याद रख सकते हैं साइन अल्फा, कॉस अल्फा एंड टेन अल्फा को, कैसे एंगल ध्यान रख सकते हैं. जैसे सपोज आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज थीटा, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, टेन क्या होगा. दो तरीके से आप पूछ सकते हैं. पापा बात पूछूं, हाँ हाँ बेटा. आपको याद हो गया, पापा बात पूछूं, हाँ हाँ बेटा. So perpendicular upon hypotenuse sine, base upon hypotenuse cos and perpendicular upon base is tan. पापा बात पूछूं, हाँ हाँ बेटा. क्लियर हो गया सबको. और इसको और थोड़ा सा लाइट मूड में आप लेना चाहते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते थे, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा. तो किसी भी तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं. सो लेट इट बी फन ऑल्सो. सीखना है, बट आपको आपकी जनरेशन के हिसाब से आपको अपील भी करनी चाहिए. तो किसी भी तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं. क्लियर हो गया. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6. देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 to 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं. अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किस टॉपिक से है. इट्स फ्रॉम ए जीपी. देखते हैं कुछ एडवांटेज उठा पाएंगे कि हम. जैसे हम बार बार ही कह रहे हैं कि मेरा एम्फेसिस है कि कैसे कम से कम टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके, कैसे हम ट्रेडिशनल मेथड्स की जगह स्मार्ट मेथड्स यूज कर सकें जिनमें चॉइसेस की हेल्प से हम अपने आंसर निकाल सकते हैं. अब यहां पे आप देखिए, सम ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी. सबसे पहले तो जीपी होती क्या है. जीपी होती है ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस प्लस, ऐसे इनफाइनाइट सीरीज जाती है. और इसका सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर प्रोवाइडेड मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1. और मॉड आर ऑफ लेस देन 1 का मतलब होता है -1 लेस देन आर लेस देन 1. ये जीपी का स्टैंडर्ड सीरीज सबको आती होगी. आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फिनिट जीपी. अभी मैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात नहीं कर रहा. डिक्रीजिंग का मतलब है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में पहली टर्म से छोटी दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म से छोटी तीसरी टर्म है, मतलब इससे छोटी ये टर्म, इससे छोटी ये टर्म, इससे छोटी ये टर्म, ये डिक्रीजिंग. बट यदि ए से बड़ा ए आर से बड़ा ए आर स्क्वायर से बड़ा ए आर क्यूब, तो ये इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे गिवन है डिक्रीजिंग. बट सबसे पहले हमने देखा कि सम निकालने की बात कर रहा है. इट इज सेइंग सम ऑफ एन इनफिनिट जीपी. और सम खाली कब निकलता है, मॉड आर लेस देन 1. अब ये पूछा इसने क्या है, कॉमन रेशो, और सम की बात कर रहा है. और सम कॉमन रेशो, सम इनफिनिट सीरीज का जब निकलेगा जब कॉमन रेशो की मॉडुलस लेस देन 1 है. तो इसका मतलब जिसका भी मॉडुलस मोर देन 1 है वो तो मेरे आंसर हो ही नहीं सकते. अभी तक अब देखिए मैंने प्रॉब्लम का डाटा नहीं यूज करा है. यदि मुझे एग्जाम में प्रॉब्लम करनी हो या मेरे स्टूडेंट्स को करनी है तो मेरे को लगता है दे वॉन्ट बी टेकिंग मोर देन 5 or 6 seconds. They'll just analyze the situation and they'll use the common sense and the basic results and the foundations and they'll be able to answer it comfortably without spending much time. तो सबसे पहले 4 में से 2 चॉइस चली गई. और मैंने बहुत बारी अपने लेक्चर्स में बताया है कि सपोज आप पे टाइम कम रह गया, 1 सेकंड 2 सेकंड बचे एंड यू वांट टू मार्क दिस आंसर, और क्वेश्चन बच गया है और आपने किसी भी तरीके से 2 चॉइस एलिमिनेट कर लिए हैं, तो इफ यू गो फॉर गेसिंग तब भी कोई दिक्कत नहीं है. बट यहाँ हम गेसिंग नहीं करेंगे, फिर एक लॉजिक सोचेंगे इस पे. अब मुझे डिसाइड करना है 2/3 और -2/3 में से, एंड आई नो वन ऑफ दीज हैज टू बी माय आंसर. अब जो डाटा है उसको बाद में देखेंगे, बट इसमें सारा एम्फेसाइज मेरा है कि
ये सीरीज जीपी की है। अब इसमें ए पॉजिटिव भी हो सकता है कि नेगेटिव, खुद सोचिए लॉजिकली, ए कुछ भी हो चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव है, सपोज ए पॉजिटिव है। अब चॉइस में क्या फर्क है, एक चॉइस पॉजिटिव है, एक चॉइस नेगेटिव है। यदि ए पॉजिटिव है और आर नेगेटिव है, सपोज माई आर इज नेगेटिव, तो ए इंटू आर नेगेटिव हो जाएगा। बट यदि ये नेगेटिव है और इसको मैं फिर नेगेटिव आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इससे अगली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, उससे अगली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, इसके अंदर टर्म पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगी, जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही। जबकि मैंने शुरू में ही बताया डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग का मतलब है एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना, कि टर्म्स खत्म कम होती चली जाएंगी। बट यदि पहली टर्म पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तीसरी पॉजिटिव है, चौथी नेगेटिव है, तो जिगजैग टाइप आया ना, तो इट वॉन्ट बी डिक्रीजिंग। इसी तरह सपोज आपका ए नेगेटिव होता सपोज, और आर आपका नेगेटिव होता, मैं डिसाइड कर रहा हूं नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो सबसे पहले मैंने देखा इफ ए इज पॉजिटिव एंड आर इज नेगेटिव, आई एम नॉट गोइंग ए डिक्रीजिंग जीपी। तो ए पॉजिटिव आर नेगेटिव में तो काम चलेगा नहीं। एंड सपोज आई टेक ए नेगेटिव एंड आर नेगेटिव, आई एम जस्ट मेकिंग यूज ऑफ माई चॉइसेस। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव, ठीक हो गया। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा नेगेटिव, अब नेगेटिव को फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव, तो फिर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। इसका मतलब आर लेस देन 0 तो मुझे कोई हेल्प करेगी नहीं किसी भी तरीके से। तो इट मींस किसी भी हालत में आर लेस देन 0 कैन नॉट बी माई आंसर। तो ये मेरा आंसर नहीं होना चाहिए, खाली एक चॉइस बची है, दैट हैज टू बी माई आंसर। और आप देखिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करी, एंड दैट इज व्हाट आई टीच टू माई स्टूडेंट्स ऑलवेज, यू नो, बी स्मार्ट इनफ टू बी एबल टू यूज योर चॉइसेस, ट्राई टू आंसर द प्रॉब्लम रादर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सॉल्व करना टेक्स लॉट ऑफ टाइम, यू नो, आपको बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ता है, सारे स्टेप्स लिखने होते हैं, बीच बीच में कभी गलतियां भी हो जाती हैं। सो व्हाई डोंट यू ट्राई टू यूज योर चॉइसेस टू आंसर योर प्रॉब्लम्स करेक्टली। तो हर हालत में आप औरों से एडवांटेज में रहेंगे, ठीक है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन, यू कैन ऑलवेज आस्क अस, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। बट यहाँ मैंने शो कर दिया, सबसे पहले मैंने शो करा कि जब आर का मॉडुलस 1 से बड़ा है नॉट अलाउड, क्योंकि फिर सम नहीं निकल पाएगा। बट क्वेश्चन में यूज है सम ऑफ एन इनफिनिट जीपी। और फिर मैंने कहा कि यदि आर नेगेटिव है तो दोनों ही केसेस में पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। ए पॉजिटिव आर नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नॉट अलाउड। ये नेगेटिव तो पहली टर्म नेगेटिव, फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नॉट अलाउड। तो सिचुएशन खत्म और ए चॉइस इज द राइट वन। और ट्रेडिशनल मेथड तो इसका कर ही सकते हैं आप लोग यूज, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप उस पूरे कंप्लीट सॉल्यूशंस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें शॉर्टकट्स नहीं होते, उसमें तो क्लासिकल मेथड्स है, क्योंकि इन शॉर्टकट्स को आपको फील करना होता है, आपको मुझे समझाना होता है कि आप क्यों आप ऐसा सोच रहे हो, जो राइटिंग में नहीं हो पाता है। बट हाँ, ये स्क्रिप्ट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप मेरे वीडियो के साथ सुन के आप इन शॉर्टकट्स में मास्टरी कर सकते हैं। और कल इसी प्रॉब्लम में नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में मैं इसी तरह से शॉर्टकट्स टीच करता हूँ। वो एडवांटेज है कि सैनमिक्स के स्टूडेंट्स को बेनिफिट रहता है उस चीज़ का। 30 साल पहले सैनमिक्स शुरू करा गया था, एंड ऑब्वियसली द मेजर सेलेक्शंस एट ऑल द गुड एमसीएस, जब आईआईटी रुड़की था, every single seat was selected, was captured by students of Scienmex. IIT Roorkee, one of the toughest MCA and one of the best MCAs, and then it was DU, then JNU, and then NIT is also okay. तो उसी अप्रोच को हम चाहते हैं कि आप लोग भी सीखें। अदरवाइज अब कैसे करेंगे, देखो, अब यदि मैं इसे मैथमेटिकली करने की कोशिश करता हूं, वैसे ऑल दो इट इज नॉट नीडेड, आपने क्वेश्चन आंसर कर दिया, इट्स गुड इनफ। बट वो कह रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैं मार्किंग कर देता हूं, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। व्हाट दे आर सेइंग कि जो सम है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है। fx मैंने लिखा x क्यूब प्लस 3x, एंड आई एम अगेन सेइंग आई डू नॉट नीड इट, यू डू नॉट नीड इट। इनफैक्ट आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर पता चल चुका है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। और साइनमेक्स में भी मैं बिल्कुल यही करता हूं कि मैं शॉर्टकट से भी बताता हूं, फिर हम क्लासिकल मेथड से भी बताते हैं, जैसे दोनों की डेवलपमेंट हो जाए। बट एनकरेज मैं अल्टीमेटली इसी तरीके से करता हूं कि यू शुड यूज शॉर्टकट्स। ओके, तो आपने इसे डिफरेंशिएट करा 3x² प्लस 3, और इस इंटरवल में क्योंकि x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज ग्रेटर देन 0। Greater than 0 means f dash x is positive, and f dash x is positive means your fx is monotonically increasing. तो जो fx फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मैंने खाली सिंबल बना दिया इंक्रीज की तरफ और fx फंक्शन। इसका मतलब ये जो मेरा फंक्शन है वो इस इंटरवल में हमेशा इंक्रीज करेगा, और यदि इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा तो जो इसका एंड पॉइंट होगा इस पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सो व्हाट इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी,
So max of fx would be at the end point 3 cube plus 3 square minus 9, which you can calculate. Okay, so इस 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो that comes out to be 27. बट मुझे गिवन क्या है, द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी ऑफ द डिक्रीजिंग जीपी इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू. इट मीन्स ये मुझे गिवन है a अपॉन 1 माइनस आर के बराबर. तो एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई. आई गेट वन इज दिस इक्वेशन. और देखते हैं दूसरी इक्वेशन. एंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म्स मतलब इन दो टर्म्स का डिफरेंस. इन दो टर्म्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, a इंटू मतलब a माइनस ए आर, a इंटू 1 माइनस आर. दैट इज, मैं दोबारा लिख देता हूं कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, a माइनस ए आर. डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. अब देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है. तो ये डिफरेंस ऑफ जो फर्स्ट टू टर्म्स है दैट इज a इंटू 1 माइनस आर, दैट इज इक्वल टू f डैश 0. नाउ व्हाट इज f डैश 0 फ्रॉम हियर, आपने 100 पुट करा, इट कम्स आउट टू बी 3. तो ये आपको 2 आ गया. आप 1 एंड 2 को सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व 1 एंड 2 टुगेदर. वन एंड टू आप सॉल्व कर लीजिए टुगेदर. तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर. आप खुद देखिए, टाइम तो लगता ही है इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इस तरह के मेथड से, और सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको याद रखने होते हैं. तो आपको मेरे ख्याल से आप अप्रिशिएट कर पाएंगे उन मेथड्स का जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ. तो इस 1 माइनस आर को आपने यहाँ पे वैल्यू कर दिया. तो जब आपने इसे पुट करा तो 27 इज इक्वल टू a अपॉन 3 बाई ए, दैट इज a स्क्वेयर बाई 3. ओके, 1 माइनस आर इज 3 बाई ए. आपने 1 माइनस आर की जगह 3 बाई ए कर दिया. 27 इज a बाई दिस, और इसका मतलब मेरा हो गया a स्क्वेयर इज इक्वल टू 27 इंटू 3. और व्हाट इज 27 इंटू 3, यू योरसेल्फ नो. आप इसको लिख सकते हो 3 क्यूब इंटू 3, दैट इज 3 की पावर 4. सो a इज इक्वल टू 3 की पावर 2, दैट इज 9. तो a की वैल्यू आपको मिल गई 9. बट कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि a माइनस 9 क्यों नहीं है. a की वैल्यू 9 आ गई, वाई नॉट a इज माइनस 9. वो भी ट्राई कर लेते हैं. देखो, a यदि नेगेटिव होता, माइनस 9 होता, और r सपोज नेगेटिव होता, तब मैंने देखा था पैटर्न नहीं बनेगा. बट यदि a नेगेटिव है और r पॉजिटिव है, तो मेरी पहली टर्म नेगेटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव, तीसरी टर्म नेगेटिव, चौथी टर्म नेगेटिव. क्लियर है ना. तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में हम जा रहे हैं. बट जब आप r 0 और लेस देन 1 होनी चाहिए ये, क्योंकि सम के लिए कॉमन रेशियो लेस देन 1 है. तो जब r 1 से छोटा है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जो नेगेटिव वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है. और जैसे जैसे मैग्नीट्यूड कम होता है तो नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती चली जाती है. इट मीन्स ये सीरीज आपकी इंक्रीजिंग हो जाएगी. बट इंक्रीजिंग सीरीज तो अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने ए को नेगेटिव नहीं लिया, ए को पॉजिटिव लिया. यदि आप एग्जाम में इतना नहीं भी सोचते तब भी काम चलता है. ओके, इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, आप चल सकते थे. आप ए की वैल्यू को 9 उठा के आप कहीं पे भी पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ पे पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी. तो मैं पुट करके दिखा देता हूँ आपको कि व्हाट वैल्यू आर यू गोइंग टू गेट, व्हाट वैल्यू आर यू गोइंग टू गेट. तो ये कलर मैंने चूज कर लिया. यहाँ से मैंने पुट करा 1 माइनस आर इज 3 अपॉन 9. एंड व्हाट इज 3 अपॉन 9, दैट इज 1 अपॉन 3. इट मीन्स r is equal to 1 minus 1 upon 3, and r is equal to 1 minus 1 upon 3 is 2 by 3, जो मैं बहुत देर पहले ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं. ठीक है. सो आई होप यू मस्ट हैव लर्न्ड एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड एंड यू मस्ट बी फीलिंग एक्साइटेड ऑल्सो. ओके, तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम करेंगे इसी तरीके मेथड से. चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. If A and B are, it's a relatively easier problem. If A and B are two square matrices such that B is minus A inverse PA, then A plus B whole square will be equal to what? हम सबको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कॉम्यूटेटिव नहीं होता है. इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव. वी नो इट. अब मुझे A प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो A प्लस बी होल स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, that is a plus b
इंटू ए प्लस बी, बट ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब कॉम्यूटेटिविटी नहीं होती तो आप डायरेक्टली लिखते हैं ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वेयर, और जब कॉम्यूटेटिविटी होती है तो आप इन दोनों को ऐड करके 2ab कर देते हैं। ओके, अब मुझे देखना है इसमें से क्या और लिखना है, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी है ही नहीं, दिस ऑब्वियसली देयर। ए प्लस बी भी नहीं होनी चाहिए, आप खुद देखिए चॉइसेस वैसे ही दिखाई दे रही हैं, ये भी गलत है, तो आंसर तो मुझे दिख रहा ही है, ये है। आई एम एबल टू सी इट, कि आंसर हैज टू बी दिस, बट हमें टिल दी एंड करेंगे। अभी हमने इसे यूज नहीं करा, तो इसको कैसे यूज करेंगे हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मींस ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो हमने ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, तो ए बी इज माइनस ए इनवर्स बी ए, एंड ए इंटू ए इनवर्स इज व्हाट, आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी इंटू एनीथिंग इज दैट थिंग। तो यहां से मुझे मिल गया ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, और यदि ए बी माइनस बी आया, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। ओके, so that comes out to be AB is equal to minus BA. It means AB plus BA is equal to 0. और इसको आप यहाँ पे यूज कीजिए तो ये आपका खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसकी तो सेंस ही नहीं थी ना 2ab, बिकॉज कॉम्यूटेटिविटी वाज नॉट देयर, a प्लस बी तो पॉसिबल ही नहीं था, यू आर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ इट and it is not given to be an idempotent matrix. जरूरत नहीं है, but I am revising everything as I suggested in the part 1 also. idempotent होता है जब a square is a, but यहाँ तो नहीं given है matrix is idempotent, तो पहली चॉइस भी ये चॉइस भी वैलिड नहीं है, ये चॉइस भी वैलिड नहीं है, और जीरो तो ये आ ही नहीं सकता क्योंकि कहीं कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, a माइनस बी तो है नहीं, जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए था, a माइनस बी, जिससे जीरो हो जाता। तो बिना सॉल्व करे भी वी वर अवेयर दैट आंसर क्या होना चाहिए था। Then comes next example. Okay, so that was another good example. Then comes ninth problem. In an examination of 9 papers, a candidate has to pass in more papers than the number of papers in which he fails in order to get the success. वही कह रहा है कि 9 पेपर्स हुए हैं और यदि किसी को पास डिक्लेयर होना है तो जो उसके नंबर ऑफ पेपर जिनमें वो पास हुआ है और जिनमें नंबर ऑफ पेपर जिनमें वो फेल हुआ है, पास वाले पेपर फेल वाले की काउंटिंग से ज़्यादा होने चाहिए थे। इट मीन्स यदि 4 पेपर में फेल हुआ है तो 5 में पास होना चाहिए, तब वो पास डिक्लेयर होगा, बट यदि वो 5 में फेल हो गया और 4 में पास हुआ तो फेल माना जाएगा। ओके, तो पास डिक्लेयर होने के लिए नंबर ऑफ पेपर्स विच ही क्लियर्ड मस्ट बी मोर देन द नंबर ऑफ पेपर्स विच ही फेल्ड, ये कहना है इस प्रॉब्लम का। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन बी फेल्ड, ओके, नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन फेल, बी नहीं आना चाहिए, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन फेल। तो फेल होने का मतलब है या तो 5 पेपर फेल करेगा, या 6 पेपर फेल करेगा, या 7 करेगा, या 8 करेगा, या 9 करेगा। अब टोटल 9 पेपर है, 9 पेपर में से इन हाउ मेनी वेज आई कैन पिक 5, 9c5 प्लस 9c6, कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेटोरिक्स का, 9c7, 9c8 प्लस 9c9। मेरे ख्याल से लैंग्वेज में आप सबको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई एम यूजिंग बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट आपकी हिंदी कितनी भी स्ट्रांग है, लेट योर इंग्लिश बी ऑल्सो बी स्ट्रांग। समझ आना चाहिए, क्योंकि जितनी आप हायर स्टडीज करेंगे द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल द गुड प्लेसेस वुड बी इंग्लिश ओनली। ओके, एंड जब आप जॉब के लिए जाएंगे देन ऑल्सो यू नीड दिस लैंग्वेज, सो व्हाई बी अफ्रेड ऑफ दिस लैंग्वेज। तो इसे भी एक्सपर्टीज लाइए, और हिंदी तो आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो तो आपकी अच्छी होनी है, इसे भी बढ़ाइए। और मुश्किल कुछ नहीं है, मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज कर रहा हूँ आपके साथ, आपने इसे ऐड करना है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। बेसिक से रिजल्ट हमें पता है, NCR होता है NC N माइनस आर, ये सब बेसिक चीजें हैं, हमने 12 तक तो ये सारी चीजें सीख भी ली थी, हम उन्हीं को यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब 9C5 आपका बराबर हो गया 9C4 के, 9C6 बराबर हो गया 9C3 के, और इसी तरह 9C9 बराबर हो गया 9C0 के। तो ये सब बराबर है। इसका मतलब यदि मैं इन सबको इसमें ऐड कर दूं तो इन्हें वे क्वांटिटी मैंने डबल कर दी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दिया, प्लस
9c4 प्लस 9c3 प्लस 9c2 प्लस 9c1 प्लस 9c0। और क्योंकि मैंने इसे डबल कर दिया तो ऑब्वियसली मुझे बाहर क्या लगाना पड़ेगा, हाफ लगाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी ट्रिक मैंने कर ली। वो मैंने इसलिए करी क्योंकि आप सबको पता होगा कि ये सम बाइनोमियल से 1 + 1 raised to 9 है अंदर वाला, ठीक है ना। दैट सम वुड बी दिस। तो मेरे पास कितना आ गया, और नहीं भी पता तो मैं यहां लिख देता हूं। आई अगेन राइट इट हियर NC0 बिकॉज आई डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आई ऑलवेज फील कि हमें रिवाइज करनी चाहिए चीजें, जिससे हमें टाइम टू टाइम चीजें याद आ सकें, क्योंकि वो याद आना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको नॉलेज कितनी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको राइट टाइम पे कितनी नॉलेज याद आती है, राइट टाइम पे आप कितनी नॉलेज यूज कर पाते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर योर कैरियर दैट पीरियड ऑफ 120 मिनट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। आपको यदि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके याद आ जाता है, इट इज ऑफ नो यूज फॉर एनीबॉडी। तो आपको हर हालत में उस 2 घंटे के पीरियड में, जब आप एंशियस भी होंगे, कॉन्शियस भी होंगे, स्ट्रेस भी होंगे, उसी पीरियड में आपको याद आनी चाहिए चीजें। और वो जब भी पॉसिबल है जब आपका ब्रेन उस हिसाब से ट्यून्ड है कि चीजें ऑटोमेटिकली, जैसे आप कभी भी गुस्से में हो, आप खुद सोचिए, आप गाली देना चाहें तो अपने आप निकलती है ना, आपको सोचना नहीं पड़ता। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, आपका जो फ्लो ऑफ नॉलेज है दैट शुड बी द फ्लो ऑफ दोज गालीज जो आप देते हैं जब आप गुस्से में होते हैं। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। तो ये फंक्शन हो गया 2 raised to n, तो मेरा आंसर आ गया 1/2 into 2 raised to 9. That is nothing but 2 raised to 8. And what is 2 raised to 8? We all know 2 raised to 8 is 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. That comes out to be 256. 256. तो चाहे मैंने बहुत सारा टाइम इंडिया से बाहर स्पेंड करा है, बाहर भी मैं प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहा हूँ, PhD मैंने सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में करी है, थ्रू आउट आई हैव बीन टॉपर, फिर भी मैं अभी भी गिनती वही करता हूँ, 2 raised to 8 को 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। तो उसमें कोई शर्म नहीं है, वो मेरी भाषा है। तो इसलिए आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपने आपको। आप वट एवर यू आर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ड। और इस वर्ड में कोई आपसे कंपैरिजन नहीं कर सकता। यू आर यू एंड ऑलवेज बी यू। ओके, तो किसी को देख के कॉम्प्लेक्स नहीं लेना है, किसी को देख के डिप्रेशन नहीं लेना है। कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको देख के डिप्रेशन नहीं लेना, उसको देख के मोटिवेशन लेना है कि वी कैन डू, ही और शी कैन डू, व्हाई कांट आई। ये अप्रोच यदि आप लाइफ में रखेंगे, यू विल बी ए वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी 256. देन कम्स लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस part 2. It's a problem from vectors, and vectors we all know is the most important topic for NIMSET. बहुत बड़ा प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉब्लम्स वेक्टर से सेट होती है निमसेट में, तो इसमें तो आपको एक्सपर्टीज करनी ही चाहिए। तो इसलिए हमने क्या करा है कि जैसे सपोज स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन खाली वेक्टर्स में चाहिए, या ही और शी फील्स दैट वेक्टर्स में उसे और प्रैक्टिस करनी है, तो वी हैव एन ऑप्शन फॉर दैट ऑल्सो कि हम स्टूडेंट्स को खाली वेक्टर्स में भी हेल्प कर देते हैं, लाइक एनी टॉपिक विच दे वांट। आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज दैट यू शुड बी सेलेक्टेड। तो उसी तरीके से हम इस प्रॉब्लम, अब देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं, कि क्लासिकल मेथड से करना पड़ेगा या कैन आई हैव सम शॉर्टकट आल्सो। A and B are 2 unit vectors and 2a plus b is 3 units. 3 units is magnitude of 2a plus b. It means I am given that 2a plus b is 3. I am given this. Then which of the following statement is true? I want to know a and b are parallel है या a and b are perpendicular है, a is perpendicular to 2a plus b और b is parallel to 2a plus b. So many ways people do this. वैसे तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी मॉडुलस होता है मॉडुलस का स्क्वायर करते हैं, एक जनरल आउटलाइन ले लेते हैं टॉपिक की, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, और स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसे सिंप्लीफाई करते हैं। और यूनिट वेक्टर है तो मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू 1 रख देंगे। मतलब दैट इज द प्रॉपर वे इन विच यू कैन डू इट। बट लेट्स सी कैन वी डायरेक्टली डू दिस इन जस्ट 5 seconds और से लेस देन 5 seconds। क्योंकि यदि इस एक प्रॉब्लम में मैंने 5 सेकंड कर लिए तो मैंने 55 सेकंड 55 सेकंड सेव करे हैं, जो मेरे लिए लाइफ सेविंग हो सकता है उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मुझे दिक्कत कर रहा है। और वैसे भी एक और ध्यान रखिएगा, जब भी आप एंट्रेंस में अपियर होती हैं, टेस्ट टेकिंग ट्रिक्स पे भी मेरे लेक्चर्स हैं, कभी भी, क्योंकि एंट्रेंस में हर क्वेश्चन की वेटेज सेम है। सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, बट हर क्वेश्चन की डिग्री और डिफिकल्टी सेम नहीं होती। सम क्वेश्चंस आर इजी, सम आर मीडियोकर एंड सम आर टफ एंड सम आर रियली वेरी वेरी टफ। तो कॉम्पिटिशंस में ट्राई टू अवॉइड दोज क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी वेरी टफ।
शुरू में औरों को ग्रैब कीजिए, सिंपल कीजिए, मीडियम कीजिए, कि एक कलेक्शन आप पे हो जाए करेक्ट प्रॉब्लम्स की, एंड देन इन द एंड व्हेन यू हैव टाइम गो फॉर दोस टफेस्ट प्रॉब्लम्स। तो ये नहीं करना है कि एक सीक्वेंस में प्रॉब्लम करे चले जा रहे हैं, या आप एक प्रॉब्लम पे अटक गए तो आप उसे सॉल्व करे चले जा रहे हैं। देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट, ओके, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम कैरीज द सेम मार्क्स। तो यदि इजी प्रॉब्लम को करने पे 12 नंबर मिलते हैं तो मैं क्यों किसी टफ प्रॉब्लम के चक्कर में पढ़ूं। हो सकता है जितनी देर में वो एक टफ प्रॉब्लम सॉल्व हो उतने में तो मैं 4 इजी प्रॉब्लम कर लूं। 4 मतलब 12 चौक 48 नंबर मिल रहे हैं, और एक उस टफ प्रॉब्लम से मुझे खाली 12 नंबर मिल रहे हैं। तो योर अप्रोच टू अपीयर इन कॉम्पिटिशन शुड बी वेरी वेरी प्रोफेशनल। तो कोचिंग का पर्पस खाली ये नहीं होता है कि आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस करा दिए, आपको प्रैक्टिस करा दिए और आपको एग्जाम में भेज दिया। नो, कोचिंग का मतलब है यू शुड बी कोच्ड फॉर योर होल ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्पिटिशंस टिल जब तक आप ज्वाइन करते हैं और अपनी कंपनीज में ग्रो करते हैं। वही अप्रोच रखेंगे तो एडवांटेजेस रहेगा। अब इसको देख के मुझे एकदम स्ट्राइक करा कि एक प्रॉपर्टी हम लोग सब जानते हैं, यदि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई हो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम कहते हैं इसे, इट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। सभी लोग जानते हैं इट इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और मेरे ख्याल से ये भी जानते होंगे कि जब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई हो जाता है, सपोज जब ये हो जाता है, देन एक्स वाई lie on the same line, are on the same line. तो इसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड, जो तीसरी साइड होती है वो दो साइड का सम होती है वेक्टर्स में। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स, आप सब जानते हैं वेक्टर्स में यदि ये वेक्टर्स हैं, ये ए है, ओके, वेक्टर में क्योंकि डायरेक्शन होती है, ये ए है और ये बी है, तो ये आपकी ए प्लस बी है। You know about it. Do it anyway. मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। राइट एंगल ट्राइंगल बस बना है हाथ से, बट उसका मेरा पर्पस नहीं है। इट कैन बी जस्ट एनी ट्राइंगल, ओके। अब यू टेक एनी ट्राइंगल, यहां से यहां तक आप गए ए, फिर आप थोड़ा आगे चल दिए बी, तो एक्चुअली आप पहुंचे कहां पे, टोटल ए प्लस बी। तो वही ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। बट जब ट्राइंगल इनइक्वालिटी में लेस रहता है तब तो ये ट्राइंगल है, बट जब इक्वल हो जाता है देन दिस ट्राइंगल बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब एक्स वाई और एक्स, ये तीनों एक लाइन पे लाई कर जाते हैं, ओके। अब यहां पे देखते हैं, सेम हमने अप्लाई करा 2a प्लस बी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से लेस देन इक्वल टू 2 मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। बट व्हाट इज मॉड ऑफ ए? 1. व्हाट इज मॉड ऑफ बी? 1, दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3। अब आप खुद देखिए, अब देखिए कितना अच्छी चीज आपको यहां पे मिल गई है। ये लेस देन इक्वल टू 3 है, बट ये तो अपने आप में 3 है। It means 3 is less than equal to 3, but 3 less than equal to 3 implies what? 3 is 3. 3 is 3. इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया मॉड ऑफ 2a प्लस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2a प्लस मॉड ऑफ b। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में इक्वालिटी आने का मतलब है दे लाई ऑन द सेम लाइन, मीन्स ट्राइंगल बिकम्स ए लाइन, दे लाई ऑन द सेम लाइन। एंड इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, if they're lying on the same line, then obviously A and B are which type of vectors? Parallel vectors. They lie in the same line. Angle between them is 0. क्यों एंगल बिटवीन द 0 है? देखिए जैसे आप ये मानिए ये 2a चला, और लॉजिकली समझते हैं, और ये b चला, और ये पूरा का पूरा मिला के 2a प्लस b चला, ठीक है ना। ये रास्ता 2a चला, डिस्टेंस 2a का है, डिस्टेंस b का, और ये मिला के 2a प्लस b है। इसका मतलब मूवमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन, और जब मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होती है देन एंगल इज 0। बट यदि मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ऐसे जा रहा है, देन एंगल इज पाई। बट सेम डायरेक्शन में एंगल इज थीटा। बट पैरेलल तो दोनों केसेस होते हैं, चाहे आप एंगल 0 लें चाहे एंगल पाई लें। तो हमारे केस में 0 आ रहा है, सो आंसर इज ए एंड बी आर पैरेलल। तो हमने कहा ना इस केस में एक्स एंड वाई लाई इन द सेम लाइन, क्योंकि इन दोनों का सम ये है, इट मीन्स दे फॉर्म ए लाइन। इन दोनों का सम ये है, इट मीन्स दे फॉर्म ए लाइन, इट मीन्स ए एंड बी लाई ऑन ए लाइन। लाई ऑन ए लाइन मीन्स दे आर पैरेलल। और दो वेक्टर्स को हम पैरेलल कब भी कहते हैं? व्हेन दे हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन और पैरेलल लाइन ऑफ एक्शंस। आप सबको याद रहना चाहिए, वेक्टर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन रिवाइजिंग एज आई ऑलवेज डू। ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं और ये दोनों भी पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, लाइन ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इट्स समथिंग एक्स्ट्रा जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। तो एक लेक्चर वेक्टर्स पे भी अलग से होगा, बट इस तरह, और इनको हम कोलिनियर वेक्टर्स भी कहते हैं बिकॉज दे हैव कॉमन लाइन ऑफ एक्शन। तो बहुत सारे लोगों को कोलिनियर, को प्लानर वर्ड से दिक्कत होती है, वेरी कॉमन, ब्रेक कर लो। कोलिनियर, को
common linear line of action, common line of action. Okay, so I hope now you are able to do this. Otherwise ट्रेडिशनल मेथड भी मैंने बता दिया. ट्रेडिशनल मेथड में अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है इसलिए a डॉट बी एंड b डॉट a दोनों सेम हो जाते हैं. और राइट हैंड साइड आ गई 9. और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि इसका मतलब होता है वेक्टर का स्क्वायर मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये भी 1 है. वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये भी 1 है. ठीक है ना, इस तरह पुट करते रहिए. मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज दिस, और ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 है, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वहां से आप थीटा के लिए सॉल्व कर लीजिए, 0 आ जाएगा. दैट इज हाउ यू प्रोसीड. ठीक है ना, क्योंकि ये 1 है, 4 और 1 4 और 1 5 और 4 9, तो 9 इज 9, तो cos थीटा इज 1, cos थीटा इज 1 मीन्स थीटा इज 0. आप ऐसे भी कर सकते थे विदाउट इवन यूजिंग ए पेन. क्लियर है? हैप्पी? नेक्स्ट प्रॉब्लम. नो, दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. आप इसकी लेक्चर स्क्रिप्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पूरे सॉल्यूशन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ऑल दोज लिंक्स आर गिवन टू यू. So feel free to write to me if you have any problem. I'm always there to help you. All the best. See you soon.